हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशंस के यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, वो हम देखेंगे। और यहाँ पर हम पूरे 3 एप्लीकेशंस देखने वाले, यानी कि डायमेंशंस के जो यूजेस है वो हम 3 देखने वाले। पहला वाला ये होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, मतलब एक फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ये हम डायमेंशंस के थ्रू पता करेंगे। यानी कि डायमेंशंस का यूज करके इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है ये चेक करेंगे। दूसरा ये होगा टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज में जो रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करेंगे। मतलब रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला हम तैयार करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशंस। डायमेंशंस की मदद से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के साथ में जो फॉर्मूला बनता है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा ये है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसके 2 यूनिट्स होंगे, एसआई सिस्टम, सीजे सिस्टम। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एसआई सिस्टम से सीजीएस में जब कन्वर्ट करते तो बीच में कन्वर्जन फैक्टर आता है, एक नंबर आता है, वो हम निकालेंगे डायमेंशंस के थ्रू। यानी कि डायमेंशंस का यूज करके हम वो फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो ये तीनों एप्लीकेशंस हम कवर करेंगे। हर एक एप्लीकेशन में 2-2 एग्जाम्पल लेंगे और आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छे से नोटबुक पेन साथ में रखो और पूरी फोकस के साथ कंसंट्रेशन कर इस लेक्चर को देखिए, आपको प्रॉपरली समझेगा। पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। फिजिकल इक्वेशंस के उसे हम करेक्शन करेंगे कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, अब बहुत सारे फिजिकल इक्वेशंस है, उनमें से मैं कुछ इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला लिया। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन लिया है। हालांकि इन इक्वेशन को कहते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशन, या फिर इन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशन की इक्वेशंस है। कितने? ये 3 है, तो यहाँ पर 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस। आप ऐसे और भी इक्वेशन ले सकते हो, अभी तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के लिए ये इक्वेशन लिया है। ठीक है, करना क्या है देखो, जैसे मान लो कि ये पहला वाला है, क्या है ये? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। तो हम क्या करेंगे, ये v का डायमेंशन निकालेंगे, फिर u का डायमेंशन निकालेंगे, सिमिलरली at का डायमेंशन निकालेंगे, तीनों का डायमेंशन निकालेंगे। अगर इन तीनों का डायमेंशन सेम आता है, सबका डायमेंशन सेम आया, मतलब जो इधर रहेगा वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, तीनों का डायमेंशन अगर सेम आता है, मतलब इधर का डायमेंशन, इधर का डायमेंशन, इधर का डायमेंशन सेम टू सेम आता है, तो फिर ये इक्वेशन करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है, राइट है। मतलब क्या समझा हमने समझा कि इफ the dimensions of all the terms on both sides of equation are same,
अगर दोनों साइड में हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम आता है, देन इक्वेशन इज सेड टू बी, देन इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। मतलब ये क्या हुआ कि अगर हर एक टर्म का डायमेंशंस दोनों साइड में सेम आते हैं तो फिर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। और इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ऐसे निकालते हैं। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, v क्या है, u क्या है, a क्या है, ये हमने 9th में 10th में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको मैं प्रॉपरली समझाऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप फिलहाल ये तो समझ गए होंगे कि डायमेंशनली इक्वेशन को कैसे करेक्ट करेंगे। हम इन सबका डायमेंशन निकालेंगे, सबके डायमेंशन से अगर प्रॉपर आता है, मतलब सबका डायमेंशन अगर सेम आता है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर सबका सेम नहीं आता है तो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। बस इतना है, ठीक है। समझते हैं। अब इसको निकाल देता हूं और बाकी बातें डिटेल में जरा देख लेते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। मान के चलो कि एक प्लेन सरफेस है या रोड है, यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये ए पॉइंट पे रुका हुआ है। अब यहाँ पर ये दौड़ना शुरू कर लिया। जब वो दौड़ना शुरू किया, यहाँ से कहीं से आया होगा वो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इधर हूँ, मैंने उसे देखा। जब वो यहाँ पर था ए पॉइंट पे, तब उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। जब वो दौड़ते हुए यहाँ पहुँच गया, किसी पॉइंट बी पॉइंट के पास पहुँचा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पर था, मैं इधर से इसको देखा, वो यहाँ कहीं से आ रहा था, लेकिन जब मैंने ए पॉइंट पे उसको देखा तब उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मैं कुछ समय के बाद देखा तब वो यहाँ पहुँच चुका था और तब उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगा है, मान के चलते कि 5 सेकेंड लगा है, 5 सेकेंड। इधर से इधर तक कितना लेंथ कवर किया है, 10 मीटर कवर किया है। अब स्ट्रेट लाइन में जो भी लेंथ कवर करते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना है, 10 मीटर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या समझा, अभी आपको ये समझा कि जो ये u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। वो जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। ये t क्या है, t टाइम है। नेक्स्ट s डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से गया, अपॉन कुछ टाइम में पहुंचा। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि a क्या है, a एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, देखिए वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और ये डिवाइडर है तो डिवाइडर, नीचे टाइम है तो सेकेंड, कुछ नहीं मतलब 1, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा मीटर, ये सेकेंड इंटू सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार देख लो, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये भी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। फर्क नहीं पड़ता कौन सी वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी है ना तो यूनिट मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर।
ना, कितना लेंथ कवर किया है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको ये सब याद रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है अभी हम चेक करेंगे। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है तो फिर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया। तो कुछ नहीं, ये इक्वेशंस है। आपको जैसे जैसे लेसन्स आगे बढ़ोगे तो आपको आगे आके इसका डेरिवेशन सब समझेगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये इक्वेशंस है और इनको डायमेंशनली हमें कैसे प्रूफ करना है, सही है गलत है वो देखेंगे। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हूँ। देखिए पहला वाला इक्वेशन क्या है, यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, राइट। तो आप v का यूनिट क्या पढ़े थे, मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो इसको ऊपर भेजोगे तो मीटर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1। डायमेंशन क्या आएगा, LMT। अब एक काम करते, इसमें मास नहीं दिख रहा है तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। देखो L ये मीटर है तो लेंथ के ऊपर 1, टाइम है -1, क्योंकि सेकेंड का पावर -1 है, मतलब टाइम का पावर -1। ये आ गया किसका डायमेंशन, इसका। अब इसका निकालेंगे, U का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं मतलब 1। ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, मीटर सेकेंड का पावर 1। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे, मीटर है मतलब लेंथ है तो लेंथ के ऊपर 1, सेकेंड है मतलब टाइम है तो टाइम के ऊपर क्या रहेगा, -1। ये हो गया किसका डायमेंशन, ये U का डायमेंशन हो गया। अब किसका निकालेंगे हम, AT का निकालेंगे। AT देखो A क्या है, एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट है सेकेंड, सेकेंड कट गया, इधर 1 सेकेंड बचा है, ऊपर मीटर है मतलब मीटर पर सेकेंड हुआ। मीटर ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -1। इसका डायमेंशन निकालते हैं। देखो मीटर के ऊपर 1 मतलब लेंथ के ऊपर 1, सेकेंड के ऊपर -1 मतलब टाइम के ऊपर -1। किसका डायमेंशन है, AT का डायमेंशन है। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 2 3 तीनों को देखो, तीनों का डायमेंशन सेम है, मतलब इसका डायमेंशन सेम है। तो हम बताएंगे इधर कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशंस of all the terms on both sides are same। बराबर, तो इससे क्या समझा, सेम मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस AT है ना, तो इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, L1T पावर -1। इसका क्या आ रहा है, L1T -1 प्लस बाजू में इसका डायमेंशन है L1T -1। बराबर, इससे समझा कि LHS और RHS सब क्या है, सेम है। LHS और RHS सेम है, बराबर कि नहीं, ये दोनों भी सेम है। तो इससे एक बात पक्का हो गया कि दोनों तरफ डायमेंशन हर एक टर्म का सेम है, मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमने ये समझा कि डायमेंशन का यूज़ करके इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये हमने पता किया। हो गया, ये पहला यूज़ था। इसका होगा, अब किसी का भी ले सकते हो आप, इसका ले लो, इसका ले लो, चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, अब इसका पढ़ा देता हूँ, आप इसका सॉल्व कर लेना, आपका भी वर्कआउट हो जाएगा। वर्कआउट मतलब पढ़ाई का वर्कआउट, आपको कोई जिम जाके वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। S इज इक्वल टू UT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या था, मीटर, मतलब होगा L1, और टाइम नहीं है तो 0, है ना। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ L1 लिख लेता हूँ, टाइम की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। अब UT ले लेते हैं यहाँ पर, UT तो देखो U क्या है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, बाजू में टाइम है तो सेकेंड, सेकेंड कट गया मतलब मीटर होगा, तो इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, L1 आ रहा है। मीटर का 1 मतलब लेंथ का 1। चलो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी यहाँ तीसरा वाला है हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हाफ तो नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाजू में टाइम का स्क्वायर है मतलब सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर गया तो मीटर आ गया, यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर का यूनिट मीटर, इसका डायमेंशन क्या आएगा, L1। हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन आ रहा है L1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो कितने इक्वेशंस होंगे, 3 इक्वेशंस। अब देखो ये तीनों इक्वेशंस के आंसर सेम आ रहा है, सबका डायमेंशन L1 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 आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि फ्रॉम 1 2 and 3 we have concluded that dimensions of all the terms on both sides of equation are the same। ये क्या है, सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन L1 आ रहा है, इसका डायमेंशन L1 और इसका भी डायमेंशन L1, मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS सेम हो गए, मतलब इक्वेशन क्या हुआ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो अभी आपका पहला एप्लीकेशन जो था वो क्लियर हो गया। इसमें हमने ये समझा कि डायमेंशन का यूज़ करके इक्वेशन करेक्ट है या नहीं हम चेक कर रहे थे, और ये इक्वेशन दोनों भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। थर्ड वाला आप खुद चेक करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकेंड एप्लीकेशन के ऊपर, और सेकेंड एप्लीकेशन क्या है उसको समझते हैं। देखिए यूज नंबर 2, इसमें हमने ये पढ़े थे कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करनी है, कैसे फॉर्मूला बनाना है डायमेंशन का यूज करके, ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो, हमने बचपन से देखिए पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हम पहले से पढ़ के आए। आपको पता है कि इसमें ये जो दिख रहा है ये m क्या है, ये मास है, और दूसरा ये कौन है, वेलोसिटी है। मतलब ये फॉर्मूला बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये जो 1/2 है ये क्या है, ये तो एक नंबर है, क्या है, नंबर, और नंबर को क्या कहते हैं, नंबर को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लियरली बता सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स
मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला देख के हम अच्छे से बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड होती है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन जो कोई ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करके डेरिवेशन करके निकाला गया है। लेकिन हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं। किसके मदद से? डायमेंशन की मदद से। तो डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और यही है डायमेंशन का फ़ायदा। बिना कुछ डेरिवेशन किए, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए आप फॉर्मूला बना सकते हो। बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये पक्का हो गया ना, तो अब इसका आप फॉर्मूला बना लोगे। लेकिन जब डायमेंशन से फॉर्मूला बनाओगे ना, तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये टर्म आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन बाजू का 1/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डायमेंशंस 1/2, इधर 1/2 क्या है? नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? नंबर मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन होता ही नहीं है, इसलिए इधर का आंसर नहीं बता सकता। बस ये जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला पूरा का पूरा आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे क्या आएगा? यहां आएगा कि कोई कांस्टेंट टर्म k करके आ जाएगा। मतलब क्या है? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये, बराबर। और ये 1/2 कैसे आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो नंबर आएगा। हम क्या करेंगे? डायमेंशन की मदद से हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट बना लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे। हम बस क्या नहीं बना पाएंगे? हम ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका नंबर नहीं आ सकता। तो यही है डायमेंशन का फायदा। जैसे मान के चलो कि अब एग्जांपल लेते हैं, एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के एंड में कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, स्पीयर के फॉर्म में रहेगा, और उसको हम यहाँ पर लाके छोड़ दिए, तो वो जाएगा और वापस आएगा। ये जो ऐसा जाके वापस आता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम, बराबर। तो हमने सिंपल पेंडुलम देखे, ये रिजिड सपोर्ट है और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के एंड में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है स्फीयर के फॉर्म में। इसे हमने यहाँ लेके आए और छोड़ दिए, तो ये यहाँ से इधर गया और वापस अपनी जगह पे आया। तो एक बार जाके वापस आएगा तो उसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन हुआ। और ये कौन है? ये सिंपल पेंडुलम है। क्या है? सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम का क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये जो पेंडुलम का है ना, ये लेंथ है, ठीक है। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आगे आके आप 12th में पढ़ने वाले हो, जब अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज कर देंगे तो वो जाके वापस आएगा, तो जाके वापस आने के लिए कुछ टाइम लगेगा, और जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टाइम का फॉर्मूला आता है 2π इंटू अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। ये फॉर्मूला आता है, क्लियर है। तो हमें ये समझ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को इधर जाके वापस आने के लिए जो टाइम लगता है, वो टाइम किस पे डिपेंड है? वो टाइम लेंथ पे डिपेंड है। मतलब ये जो पेंडुलम का लेंथ है उस पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर आपको बस इतना पता है तो हम क्या करेंगे? डायमेंशन का यूज करेंगे और हम ये फॉर्मूला बना लेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? L अपॉन G आएगा, और यहाँ पर खाली K आएगा। K क्यों आएगा? क्योंकि ये नंबर है और इसका तो डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए इसका कोई यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ऐसा कह सकते हैं। तो स्टोरी में आपको समझ क्या आ रहा है? सिर्फ ये है, हम क्या करेंगे, हमें एक स्टेटमेंट मिल जाता है
कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड है, बस इतना पता चले हम डायमेंशन का यूज करके उसका फॉर्मूला बना देंगे और ऐसा वाला फॉर्मूला बनाएंगे। अभी देखो ये k का वैल्यू कितना आ रहा है 2 पाई, और ये डायमेंशन से नहीं आ सकता, ये किससे आएगा, ये एक्सपेरिमेंट से आ सकता है। इधर k का आंसर कितना आएगा, k इज इक्वल टू 1/2 है। किससे आ सकता है, ये एक्सपेरिमेंट से आ सकता है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। हम फॉर्मूला बना देंगे डायमेंशन से, बस उनके बीच में जो कांस्टेंट टर्म है वो हम नहीं लेके आ सकते, वहां पर सिर्फ k करके कांस्टेंट आएगा। समझे, क्लियर हुई? चलो तो एक काम कर लेते हैं, हम इसका सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे आता है। देखो यहां पर हम क्या बताएंगे कि टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टेटमेंट को समझो, क्या लिखा है, टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम या t ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब ऑसिलेशन हो रहा था ना, तो ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिपेंड्स की जगह पे प्रोपोर्शनल सिंबल डाल दो, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, और किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इन पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि बस स्टेटमेंट को समझना है, टाइम किस किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है वो लिख दो। कौन डिपेंड करता है, टाइम, उनके बीच में प्रोपोर्शनल सिंबल हो गया। अब इधर पावर कुछ ना कुछ आएगा, है ना, तो जो भी पावर आएगा ए बी करके समझ के चलते, आप एक्स वाई ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब पावर क्या आएगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड उसके लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अभी फॉर्मूला बना के दिखाओ, तो मैं दिखा रहा हूं। मुझे पहले से कोई भी नॉलेज नहीं है, ऐसा मान के चलो कि आपको पहले से कुछ पता नहीं है, आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि टाइम पीरियड इन पे डिपेंड करते हैं, तो मैंने बना दिया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकल कर एक कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, और बाजू में क्या है, लेंथ और ग्रेविटी, इधर ए बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकालता हूं, इसका डायमेंशन निकाल लेता हूं। तो यहां ले लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड t, इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो अब डायमेंशन के टाइम पे यहाँ पर टाइम में क्या रहेगा, सिर्फ टाइम ही होगा ना, लेंथ मास तो नहीं होगा, तो लेंथ 0 आएगा, मास 0 आएगा, टाइम क्या रहेगा 1, क्योंकि आप टाइम पीरियड का डायमेंशन निकाल रहे हो। क्लियर हो गई? यहाँ पर दूसरा क्या निकालेंगे, इसका डायमेंशन हो गया, अब इसका निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ पेंडुलम का लेंथ। तो क्या यहाँ पर इसका डायमेंशन, देखो लेंथ में क्या होगा, लेंथ ये, मास और टाइम तो नहीं है, तो यहाँ लेंथ 1 आएगा, मास 0 और टाइम 0, है ना। अभी उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g, इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो g का वैल्यू कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब 9.8 क्या है, नंबर है ना, 9.8 क्या है, नंबर है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऊपर भेजो, मीटर सेकेंड का पावर -2, डायमेंशन क्या आएगा L1, मास तो है नहीं, ये मीटर है तो लेंथ के ऊपर 1, मास मतलब किलोग्राम नहीं है तो मास के ऊपर 0, सेकेंड के ऊपर मतलब टाइम के ऊपर -2, तो क्या डायमेंशन आ रहा है L1 m0 t -2। चलो इसका डायमेंशन, इसका और इसका, तीनों का डायमेंशन निकाल लिया हमने। अब देखो इसका डायमेंशन इसमें पुट कर देंगे, इसका डायमेंशन इसमें पुट कर देंगे और इसका डायमेंशन इसमें पुट कर देंगे, तो ये पूरा डायमेंशन से बन जाएगा। तो मैं अगला स्टेटमेंट क्या लिखूंगा कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 डायमेंशनली कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 डायमेंशनली can be written as, तो डायमेंशन में लिख देंगे, टी का डायमेंशन क्या है L0 m0 t1, तो लिख दो L0 m0 t1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये k है तो k, अब बाजू में यहाँ पर क्या लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या है L1 m0 t0, तो L1 m0 t0। ध्यान से देखो L के ऊपर पावर क्या है A है, तो यहाँ पर A लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर G है, G का पावर, G का डायमेंशन क्या है L1 m0 t -2, तो लिखो L1 m0 t -2, और G का पावर क्या है B है, तो यहाँ पर B लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ज़रा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या आ रहा है L0 m0 t1 इज इक्वल टू k, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू a कितना रहेगा a, 0 इंटू a 0, 0 इंटू a 0। नेक्स्ट ये इसको मल्टीप्लाई करो b, m0 t -2 इंटू b -2b। नेक्स्ट L0 m0 t1, यहाँ पर k, देखो दोनों का बेस क्या है सेम है L, a प्लस b, पावर को ऐड करना होता है, ऐड कर लिया, जैसे x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो दोनों का बेस सेम है तो x लिख लेंगे, 2 + 3 कितना आता है 5, है ना। देखो यहाँ पर ये m है, m, दोनों का पावर 0 + 0 0 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर t है, 0 - 2b, 0 - 2b कितना रहेगा -2b, तो -2b लिख लिया, हो गया। देखो अब इधर भी LMT है, इधर भी LMT है, तो उनके पावर को कंपेयर करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ LM and T ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा वी गेट, देखो a + b = 0, L तो उसका पावर कंपेयर करो, a + b = 0, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये -b आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। अभी देखो 0 और 0 कुछ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, देखो t सेम है, -2b = 1, तो -2b = क्या आएगा 1, हमें b चाहिए तो इसको नीचे भेजो, -1/2 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है। अब इसको ले जाकर इसमें पुट करो इक्वेशन में, तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट b = -1/2 इन इक्वेशन 2, मतलब ये ले जाकर इसमें पुट करो, a = माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिख लिया, b दिख रहा है, b का आंसर कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है ना। अब उसके बाद देखो a = माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/2 आया। तो फाइनली आपको क्या समझा, a का वैल्यू और b का वैल्यू निकल गया। ये जो a और b मिला है उसे ले जाकर आप यहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 1 में पुट करोगे, बराबर। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा वो देखेंगे। सो निकाल देते हैं यहाँ से,
आप इसका स्क्रीनशॉट लिया करो और इसको अच्छे से नोटबुक बना के रखो। आपको एग्जाम में यही लिखो, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, आपको पक्का पूरा मार्क्स मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो हमें वैल्यूज क्या मिल रहे हैं, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो। तो t इज इक्वल टू k, लेंथ के ऊपर a है ना, a कितना है 1/2 आ रहा है, और g का पावर क्या b कितना है -1/2 आ रहा है, राइट। एक बात याद रखो, अगर x का पावर -3 रहेगा तो नीचे आके क्या होगा, x का पावर +3 हो जाएगा। x का पावर अगर 4 रहेगा नीचे आके क्या होता है, x का पावर -4 हो जाता है ना। वैसा ही यहाँ पर देखो, ये ऐसे ही रहेगा, g का पावर कितना है -1/2 है, तो नीचे आके क्या होगा, g का पावर +1/2 हो जाएगा। बराबर कि नहीं, क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ पर क्या समझ रहा है, t इज इक्वल टू k, लेंथ का पावर 1/2 और नीचे g का पावर 1/2। एक बात याद रखो, x का पावर 1/2 मतलब √x होता है, तो वैसे ही यहाँ पर t इज इक्वल टू k, l का पावर 1/2 मतलब √l हो गया, अपॉन g का पावर 1/2 मतलब √g हो गया। यानी कि t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, k दोनों को रूट है तो एक कॉमन रूट बना लो, और क्या रहेगा L/G। देखो आ गया फॉर्मूला। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं करके, बस यहाँ पर जो एक k का वैल्यू है वो नहीं आ सकता, वो तो एक्सपेरिमेंट से आता है। हम डायमेंशन से निकाल रहे हैं ना, तो डायमेंशन से जब निकालेंगे तो पूरे फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगे। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, ग्रेविटी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में हम रिलेशन बना सकते हैं, हम फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हम एक्सपेरिमेंट से ही ला सकते हैं, डायमेंशन से नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पर k आया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यूज़ है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ k इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। ये आप एक्सपेरिमेंट से ही ला सकते हो, समझा क्या। एंड इज फाउंड टू बी, अगर उसको एक्सपेरिमेंटली पता करोगे तो कितना आएगा 2π आएगा। क्या आएगा 2π। तो देयरफॉर आप फॉर्मूला क्या बना सकते हो, k के जगह पे वैल्यू क्या निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ k इज इक्वल टू 2π आना चाहिए, बराबर कि नहीं। तो आपका ये जो t वाला फॉर्मूला है उसमें k का वैल्यू कितना आएगा 2π और √L/G, ये पूरा लिख दोगे और ये हो गया। क्लियर हो गई। तो इस तरह निकालते, देखो बहुत बड़ा डेरिवेशन था, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं मारी और मैंने डायरेक्टली ऐसे ये सब लिख के बिना डायरेक्ट पढ़ाया होता थोड़ा कम टाइम लगता। अब हुआ क्या है कि मैंने ये सब लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रा आपको डिटेल में जब डेरिवेशन आप लिखोगे तो कोई और टारगेट से कॉपी ना करें, डायरेक्ट ऐसे ही कर ले, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। ये वाले एक और एग्जाम्पल लेके दिखाते इसी यूज़ का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने किसका लिया था, काइनेटिक एनर्जी का लिया था, तो उसका दिखा देते। फिर उसके बाद थर्ड यूज़ है। आप बोलोगे बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, पर क्या करें, पढ़ाना है तो फिर बनेगा। अब सारे क्वांटिटी को अगर सारे एग्जाम्पल कवर करने हैं तो लेक्चर बड़ा ही बन जाएगा, है ना। चलो दूसरा लेते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी depends upon its mass and velocity of that body। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स के जगह पे प्रोपोर्शनल सिंबल किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, और किस पे, वेलोसिटी पे। देखो वेलोसिटी लिखते हो बाजू में v लिख लो, मास लिखते वक्त यहाँ पर m लिख लो। ठीक है, अभी इसके ऊपर पावर मुझे नहीं पता तो a भी रख लेता हूँ, कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा आगे देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल कर एक कांस्टेंट आना चाहिए, और ये क्या है a और ये क्या है b।
पिछली बार मैंने लिखा नहीं, इसका बता देता हूँ। ये के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यहाँ मेंशन करता हूँ, देखिएगा, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is dimensionless, पिछली बार वाले एग्जाम्पल में मैंने लिखा नहीं था, पर अभी लिख के बता रहा हूँ। ये k क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसका डायमेंशन निकालते, इसका और इसका निकालते। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कैसा निकालोगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, इन सबका डायमेंशन सेम आता है ना, सबका डायमेंशन सेम आता है, ये हमने पढ़ चुके थे। तो वर्क डन का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन का। फोर्स का डायमेंशन क्या था, L1 m1 t - 2, बाजू में डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ हुआ, तो लेंथ का कितना रहेगा L1। तो यहाँ पर देखो ये L कॉमन हो गया, 1 + 1 2 और ऊपर m1 और t - 2, मतलब ये क्या हो रहा है, वर्क डन का डायमेंशन आ गया। जो वर्क का डायमेंशन है वही काइनेटिक एनर्जी का और वही पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम क्या बोलेंगे इधर, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसका, L2 m1 t - 2, और ये कौन है, ये मास है। तो यहाँ लिखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास क्या रहेगा, L 0 होगा, मास है तो m1 होगा, टाइम नहीं है तो 0। देखो ये मास है तो उसमें लेंथ और टाइम तो नहीं होगा, सिर्फ मास का ही डायमेंशन आएगा, बराबर कि नहीं, बराबर ना, बराबर ही पढ़ाऊंगा मैं, आप उसका चिंता मत करो। चलो आगे आते हैं और आगे समझते हैं, वेलोसिटी का भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या यूनिट का था, मीटर/सेकेंड था, तो मीटर ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -1 हो गया। तो डायमेंशन देखो, मीटर का 1 मतलब लेंथ का 1, इसमें कहीं पर किलोग्राम नहीं है मतलब मास नहीं है, और यहाँ पर सेकेंड मतलब टाइम का पावर -1। तो क्या डायमेंशन आएगा, L1 m0 t - 1। और ये सब मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन पहले पढ़ा दिया है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ नया है थोड़ा स्लो, तो थोड़ा स्लो कर लूँगा। तो आप इतना तो समझ जाइएगा, इसलिए आप पहले के लेक्चर अच्छे से देख लो, आपको ये सब टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अभी आपको यहाँ पर सबका डायमेंशन निकाल चुके हो, इसका निकाल दिया है, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और जो भी आपने निकाला है वो सब लाके इसमें पुट कर लो। तो अभी हम ऐसे बताएंगे कि इक्वेशन 1 डायमेंशनली कैन बी रिटन एज, देखो पहले हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं बंद तो नहीं हो गया, चल रहा है हाँ? क्या है कि मोबाइल पे शूटिंग है तो कहीं बंद पड़ जाए पता ना चले, और बाद में पता चला कि पूरा लेक्चर खत्म हो गया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना। चलो तो काइनेटिक इन सब का डायमेंशन पुट कर लेते हैं। काइनेटिक का डायमेंशन ये आ रहा है, तो क्या आ रहा है यहाँ L2 m1 t - 2, बाद में क्या है K, तो यहाँ K लिख लिया। उसके बाद क्या है, इसका डायमेंशन, मास का डायमेंशन क्या आ रहा है, L0 m1 t0, तो L0 m1 t0, और मास के ऊपर पावर क्या A है तो A लिख दिया। उसके बाद वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L1 m0 t - 1, और इस पे पावर क्या है B, तो यहाँ पर पावर B हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये L2 m1 t - 2, यहाँ पर K है, अभी ये पावर से मल्टीप्लाई करेंगे
0 इंटू ए 0, 1 इंटू ए, 0 इंटू ए 0, मतलब ये पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है ना। नेक्स्ट 1 इंटू बी, तो ऊपर पावर बी आएगा, m 0 इंटू बी 0, उसके बाद t -1 इंटू बी माइनस बी। नेक्स्ट L2 m1 t -2, यहाँ के है, देखो ये दोनों का L सेम है, 0 प्लस बी बी, 0 प्लस बी क्या होता है b, उसके बाद ये m है, m a प्लस 0 a, उसके बाद दोनों का बेस t है, 0 माइनस बी है ना, 0 माइनस बी होता है। अभी यहाँ पर देखो सबका जो यहाँ पर दिख रहा है नीचे बेस सेम है, तो ऊपर के पावर को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ L M एंड T ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करोगे कंपेयर, तो देखो B इज इक्वल टू कितना 2 आ जाएगा। नेक्स्ट A इज इक्वल टू 1, दूसरा देखो माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस गया तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। फाइनली हमें क्या मिला, a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, a का वैल्यू b का वैल्यू ले जाकर इसमें पुट कर देंगे, तो यहीं पर लिख देता हूँ, देखो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आएगा ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, k m का पावर a v का पावर b, तो k लिख देंगे m का पावर a की वैल्यू है 1, v का पावर b, तो b का वैल्यू है 2, मतलब फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है kmv², देखो आ गया। हमने पहले कहा था कि जो k का वैल्यू है वो हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, वो तो एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। हम तो सिर्फ डायमेंशन से क्या कर रहे हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, इन फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना रहे हैं by using dimensions, but we can't find the constant term through the by using dimension यूज करके constant term हम पता, constant term का dimension नहीं निकाल सकते। क्लियर है, हम बता देंगे यहाँ पर कि the value of k is determined by experimentally and is found to be कितना 1/2, मतलब k इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। सो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ इधर तक हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² आएगा। दिख रहा है क्या, वहां पर दिख रहा है, बोर्ड इधर तक तो दिखना चाहिए ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ mv²। समझ गए, तो हमने अभी 2 एप्लीकेशंस कंप्लीट किए हैं और दोनों एप्लीकेशंस के 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अभी नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है तो उसका लेंगे और उसका भी 2 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अभी थर्ड एप्लीकेशन, देखिएगा नंबर थर्ड है कि टू फाइंड द conversion factor between the units
of same physical quantity in two different system of units। मतलब दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर क्या है, मतलब समझाते। देखो देखो अभी हाँ लिखते हैं, लेंथ हो गया, लेंथ का दो यूनिट है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट में क्या होता है मीटर, सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जब एक मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो कितना होता है 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ रहा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मतलब कितना 10⁻² सेंटीमीटर। इतना हो गया। देखो क्वांटिटी क्या है, एक ही है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है लेंथ है, लेकिन जब उसको एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन फैक्टर कितना आ रहा है 10⁻² आ रहा है। वैसे ही देखो मास का देखते हैं, मास है, मास का एसआई सिस्टम होता है, सीजीएस होता है। एसआई में क्या, एसआई में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम। लेकिन जब 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 1000 ग्राम होता है। मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम बराबर। देखो है एक ही फिजिकल क्वांटिटी लेकिन उसके दो यूनिट्स है, एक एसआई और एक सीजीएस। जब एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट किया मास वाले फिजिकल क्वांटिटी को तो कितना आ रहा है कन्वर्जन फैक्टर 10⁻³ आ रहा है ना। ये तो हमें बचपन से पहले से पता है। वैसा ही कुछ और बातें देखिए, जैसे एनर्जी हो गया, एनर्जी में कोई भी ले लो, वर्क डन ले लो या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल कोई भी ले लो। एनर्जी का दो सिस्टम बनता है एसआई और सीजीएस। एसआई यूनिट होता है जूल, सीजीएस होता है अर्ग। जब जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर आएगा। बस वही कन्वर्जन फैक्टर हमें निकालना है और यही हमारा टॉपिक है, समझे। दूसरा देखो, जैसे फोर्स, फोर्स का एसआई सिस्टम है और सीजीएस सिस्टम है। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। तो अभी एक न्यूटन को जब डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर आएगा। यही कन्वर्जन फैक्टर निकालना है हमको, बस यही काम करना है। ये तो हम बचपन से जानते हैं। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम पता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर पता है, ये हमें पता है। पर ये हमें पता नहीं है तो हम निकालेंगे किसके मदद से, डायमेंशंस की मदद से। तो बस अभी हमारा अगला डेरिवेशन इन्हीं के बेसिस पे हो गया। देखो अब जब इनका इसका जब डायमेंशन निकालोगे आप मास का, तो मास का डायमेंशन क्या आएगा बताओ। मास के डायमेंशन में लेंथ तो नहीं होगा तो लेंथ 0, मास के डायमेंशन में मास होगा तो m1, टाइम नहीं होगा तो t0, है ना। बराबर कि नहीं, बराबर। इधर देखो इसका डायमेंशन क्या आएगा L1 m0 t0, क्योंकि लेंथ में लेंथ होता है, मास और टाइम तो नहीं होता, तो यह है। अब यही डायमेंशन इसको भी जाएगा, यही डायमेंशन इसे भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी एक ही क्वांटिटी का यूनिट्स है ना। मैं सेंटीमीटर कहूं तो भी यही डायमेंशन आएगा, मीटर कहूं तो यही डायमेंशन आएगा, क्योंकि ये दोनों भी एक ही क्वांटिटी का यूनिट्स है, बराबर। इधर अब किलोग्राम का डायमेंशन पूछूं तो ये आएगा, ग्राम का डायमेंशन पूछूं तो भी ये आएगा, क्योंकि ये दोनों भी एक ही क्वांटिटी का है, बराबर। ठीक है, चलो अगर आपको ये सारी बातें पता चली गई है तो अभी हम सॉल्व करते हैं। इनमें से किसको ले, इसे पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, ठीक है।
तो चलो देखिए, हमें पता है कि सिंस हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ये हमें पता चल गया है, अभी अभी हमने बता दिया है, इधर बताया था। अब हम क्या करेंगे, लेट 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, नहीं पहले न्यूटन का चाहिए ना, न्यूटन का देख लेते हैं। x डाइन, हमें ये निकालना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। क्लियर है? देखो अब न्यूटन और डाइन किसके यूनिट है, फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, किसका डायमेंशन है, फोर्स का है। क्या आता था, L1 M1 T-2। मैंने आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में ही कहा था कि आप फोर्स का डायमेंशन याद ही रख लो, वो बार बार आता रहता है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, ये ले जाकर इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो ये न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का है, तो यही डायमेंशन आएगा। डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की है, तो उसका भी डायमेंशन वही आएगा। अब हम इधर लिखेंगे, न्यूटन के जगह पे डायमेंशन लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 1 डायमेंशनली कैन बी रिटन एज, तो इधर डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन क्या, L1 M1 T-2 इज इक्वल टू x है, इधर डाइन है L1 M1 T-2। ध्यान से सुनो, दोनों भी एक ही क्वांटिटी का यूनिट्स है, इसलिए दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। पर सवाल ये है कि कैसे समझे कि ये SI सिस्टम का है, ये CGS सिस्टम का है। आपको पता है ना, ये न्यूटन SI सिस्टम में था और ये CGS सिस्टम का है, तो कैसे समझे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 1 1 लिख लेता हूँ, इधर 2 2 2 लिख लेता हूँ, और यहाँ मेंशन कर दूंगा कि वेयर सफिक्स 1 इंडिकेट्स द SI सिस्टम। जो आपको सफिक्स 1 दिख रहे है वो SI सिस्टम का बता रहा है, सफिक्स 2 जो है वो CGS का बता रहा है। सफिक्स 2 इंडिकेट्स द CGS सिस्टम। चलो ये क्लैरिटी आ गई अभी। अब आपको पता है कि ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है CGS सिस्टम में, सॉरी माफ करना SI सिस्टम में। ये लेंथ है, मास है, टाइम है CGS सिस्टम में, बराबर कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से मेंशन कर देता हूँ कि इन SI सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर expressed in meter, kilogram and second respectively। दूसरा, in CGS system length, mass and time are expressed in, किसमें था, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आपको पता है ना, देखो लेंथ का यूनिट क्या था SI में, मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। CGS में लेंथ का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकेंड। तो बस यही बताया मैंने, CGS में लेंथ, मास, टाइम का यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है। SI सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम का यूनिट मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड होते हैं। ये मैंने बताया है कि ताकि आपको समझे क्या है मैं बोल क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, वो आपको पता चले, है ना। ठीक है, चलो देखो अभी हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाएंगे
तो ऊपर उधर ऊपर वाला क्या रहेगा, L1 M1 T माइनस टू, यहाँ पर L1 M1 T माइनस टू, ये 1 1 1 2 2 2, देखो ये ऐसे नीचे आ गया, तो x इज इक्वल टू ये अपॉन ये रहना चाहिए, तो वो लिख दिया हमने। x इज इक्वल टू, ये दोनों भी लेंथ वाले ही हैं, तो L1 L2 को साथ में रखा, दोनों का पावर सेम है तो एक पावर सेम कर दिया। फिर देखो मास मास वाले को एक ब्रैकेट में रखता हूँ, ये मास M1 है, दूसरा मास M2 है, दोनों को एक ब्रैकेट में रखा, उनका पावर सेम है तो ऊपर रख दिया। नेक्स्ट T1 और T2 है, तो यहाँ पर T1 T2 पावर सेम है तो -2 रख दिया, बराबर। अभी x इज इक्वल टू, ये L1 है, 1 क्या है, SI सिस्टम, SI सिस्टम का लेंथ है, SI सिस्टम का लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये 2 क्या है, CGS सिस्टम, CGS का लेंथ है, उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, और पावर 1 है। ये 1 है, नीचे सफिक्स में क्या है, 1 है, सफिक्स 1 इंडिकेट्स द SI सिस्टम, तो ये 1 सफिक्स है मतलब SI में मास का यूनिट किलोग्राम, CGS में मास का यूनिट ग्राम, ऊपर पावर 1, ये देखो ये सेकेंड और ये सेकेंड, पावर -2। x इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर कितना, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो मीटर के जगह पे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे का सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, पावर 1। किलोग्राम, 1 किलोग्राम 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द पावर 3 ग्राम, नीचे का ग्राम वैसे ही रहेगा, ऊपर का पावर 1। ये सेकेंड सेकेंड कट जाएंगे, पावर -2, है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, ग्राम ग्राम कट गए, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 है, पावर 1 है, 10 टू द पावर 3 है, पावर 1 है। देखो 1 का पावर -2 मतलब 1 हुआ, 1 का पावर कोई भी नेगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो 1 ही आता है, तो फिर ये 1 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा कितना 2, 10 टू द पावर 2, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, 3 1 जा कितना 3, 10 टू द पावर 3, देखो दोनों का बेस सेम है मतलब 10 है, ऊपर 2 + 3 कितना 5, तो कितना आ रहा है 10 टू द पावर 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 टू द पावर 5 आ रही है। इसको ले जाकर आप यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो हम बोलेंगे इधर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये है यूनिट। क्लियर हो गई। इस तरह निकाला जाता है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो पक्का। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला वाला पढ़ा देता हूँ। एक काम करके देखो, अभी अगला मैं यहीं चेंज करता हूँ, इधर 1 जूल लिख लेता हूँ और यहाँ पर x अर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, वर्क, और यहाँ W। इसका डायमेंशन कितना आता है, इसका डायमेंशन आता है L2 M1 T - 2 आता है। अब इससे पहले ही पढ़ाया था, तो अभी क्या बार बार वही निकाल के दिखाऊं, समझ जाओ ना, हाँ ठीक है। अब इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये डायमेंशन आएगा, क्या रहेगा इधर का, यहाँ पर 2 1 - 2 L2 M1 T - 2, इधर देखो यहाँ पर L2 M1 T - 2, बाकी सब सेम है। ये 1 वाले SI सिस्टम, 2 वाले CJ सिस्टम, कहानी पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ बदलेगा कहाँ, यहाँ से बदल देते हैं अभी सब कुछ, वो भी सेम हो जाता, पर ठीक है पूरा एक साथ लगना नहीं चाहिए कि पूरा ऐसे एकदम कंजस्टेड हो गया ना। चलो यहाँ पर क्या आएगा, इधर 2 1 - 2, इधर 2 1 - 2, देखो x वहीं रहेगा, ये नीचे आएगा, तो L2 M1 T - 2 L2 M1 T - 2, ये सिर्फ नीचे आ गया, ऐसे हो गया। अब आगे क्या करोगे, x इज इक्वल टू, ये लेंथ वाले है ना, L1 L2 को साथ में, दोनों का कॉमन पावर 2, M1 M2 को साथ में ब्रैकेट में रख दो, कॉमन पावर 1, T1 T2 को साथ में रख दो,
कॉमन पावर -2। x इज इक्वल टू SI वाला लेंथ है तो मीटर, CGS वाला लेंथ है सेंटीमीटर, पावर 2। SI वाला मास है किलोग्राम, CGS वाला मास है ग्राम, पावर 1, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2। x इज इक्वल टू 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 10⁻², 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम, तो मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर, नीचे का सेंटीमीटर ऐसे ही, ऊपर का पावर 2। किलोग्राम की जगह पे 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम और नीचे का ग्राम वैसे ही, ऊपर का पावर 1। सेकेंड कट गया, 1 आएगा पावर -2, है ना। सेंटीमीटर शहीद हो गए, ग्राम जल के राख हो गए। अब बचा क्या है, यहाँ पर 10⁻² पावर 2, 10⁻³ पावर 1, और इसका आंसर तो 1 आने वाला है। x इज इक्वल टू 2 2 जा कितना 4, 10⁻4, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 3 1 जा कितना 3, 10⁻3, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10⁻7, मतलब दोनों का 10 10 सेम है, 4 + 3 कितना 7 आ गया। देखो 10⁻7 ला के यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। तो हम बोल दें यहाँ पर इधर सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 10⁻7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या आएगा इधर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग आ गया। क्लियर है। तो आज हमने 3 यूजेस पढ़ा है डायमेंशन का, और तीनों यूजेस के 2 एग्जाम्पल लिए और पूरा टॉपिक को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, फिर मिलेंगे।